Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on Indian polity where we are discussing Indian Constitution at work. And guys, if you want to view the full course, you can always go on the I button in the top right corner and view our full playlist. Alright guys, these courses are all free for you, so don't forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications. And if you are following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course guys, so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, let's continue with the lecture today. और आज हम मॉड्यूल 4 से स्टार्ट करते हैं, है ना. लास्ट लेक्चर में हमने मॉड्यूल 3 को ख़त्म कर दिया था और इसमें हम इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे. हम इसमें इलेक्शन के मेथड्स को देखेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो होता है ना, वो कैसे होता है. उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है. इन दोनों के हम एग्जांपल से समझेंगे इसको कि इसमें क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ना. फिर उसके बाद प्रोविजंस देखेंगे, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा लंबा मॉड्यूल नहीं है, थोड़ा सा ही बड़ा है ना. तो जल्दी जल्दी से अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बात करने वाले हम इसमें, है ना. तो सबसे पहली बात तो ये है, इलेक्शन नेसेसरी क्यों है. वाई आर इलेक्शंस नेसेसरी. ठीक है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शंस अगर हम नहीं कराएं तो डेमोक्रेसी हम इंश्योर कर पाएंगे, है ना. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ऐसा, है ना. क्योंकि हमको डेमोक्रेसी क्या होता है कि भाई पीपल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लोगों के पास पावर होती है ना डेमोक्रेसी में. पीपल हैव द पावर, इट इज़ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना. तो गवर्नमेंट ऐसी कब बनेगी? जब लोग जो हैं वो इलेक्ट करेंगे, है ना. जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, और इलेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? इलेक्शंस चाहिए. तो इलेक्शंस ज़रूरी हैं. मतलब डेमोक्रेसी कांट बी इस्टेब्लिश्ड विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस. तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले कि इलेक्शंस आर अ नेसेसरी फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना. कि येस, रेगुलर इंटरवल में इलेक्शंस कराना ज़रूरी है, पीरियोडिक इलेक्शंस होना ज़रूरी है, तभी हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं. नहीं तो अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऊपर जा नहीं रहा है ना, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है. समझ में आया? एक बेसिक फीचर पहला समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है. ठीक है, तो जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, जो लार्ज कंट्रीज़ होती हैं, उसमें सारे सिटीजन्स हर एक, जैसे इंडिया है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, राइट. इतने बड़े इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सारे लोग मिलके लॉ नहीं बना सकते, है ना. समझ में आ रहा है? तो डेमोक्रेसी भी दो टाइप की होती है. एक होती है डायरेक्ट, ठीक है, एक होती है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब कि जहाँ पे लोग ही लॉ बना रहे हैं. समझ में आ रहा है? लोग खुद से लॉ बना रहे हैं. मतलब जब मानो लॉ बनाना हुआ तो लोगों से ओपिनियन लिया गया कि ये पॉइंट, इस वाले बंदे को ये पॉइंट चाहिए, इस वाले बंदे को ये पॉइंट चाहिए, है ना. तो ऐसे कर करके लोग जो हैं वो लॉ बनाते हैं. ठीक है, तो वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी. और इनडायरेक्ट क्या होती है? जैसे इंडिया में है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. इनडायरेक्ट का क्या मतलब कि लोग जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जाके गवर्नमेंट बनाते हैं और वो लॉ बनाते हैं. समझ में आ रहा है? क्योंकि लोग इतने सारे हैं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें नहीं ले सकते. ठीक है, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स का व्यू हम ले लेते हैं और फिर हम ये इंश्योर करते हैं कि इनका जो इंटरेस्ट है वो इन लॉज में रिफ्लेक्ट हो. ठीक है, समझ में आया? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ऐसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली हैं? वो है ग्रीस, स्विट्ज़रलैंड. तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने की, ग्रीस और स्विट्ज़रलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, लोग डायरेक्टली लॉ बनाते हैं. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं. यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इंडिया हो गया, है ना. तो यहाँ सब क्या है? यहाँ सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. ठीक है, और ये जो मेथड होता है जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इलेक्शन बोलते हैं ना. इलेक्शन वही होता है, इलेक्ट करते हैं हम. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन आता है. एक तो हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किया कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस. क्या अगर हम इलेक्शन होल्ड नहीं करते हैं तो क्या हम डेमोक्रेसी को इंश्योर कर पाएंगे? ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर था नहीं, है ना. बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं होती, है ना. तो डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर ये है कि पीरियोडिक जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, राइट. और दूसरा इसका उल्टा अगर मैं बोलूँ आपको स्टेटमेंट कि कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी, मतलब वो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है, बट क्या हम वहाँ पे इलेक्शन करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं. इलेक्शन क्यों नहीं करा सकते? इलेक्शन करा सकते हैं ना. जैसे चाइना में होता है. चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी है, बट वहाँ पे एक पार्टी खड़ी होती है और उसी को सब लोग वोट देते हैं. ठीक है, चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो वहाँ पे वोटिंग तो होती है, इलेक्शन तो वहाँ पे भी होते हैं, बट एक सिंगल पार्टी को वोट जाता है ना. तो वो दैट इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, बट वहाँ पे इलेक्शन होता है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? येस, कि वी कैन होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग अ डेमोक्रेसी ऑल्सो. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए इलेक्शंस होल्ड करने के लिए. जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होते. जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना में क्या है, एक पार्टी खड़ी होती है,
है ना, वही उसी को ही आप वोट देते हो, ठीक है। तो इसमें ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन थोड़ी है, ये फेयर चॉइस थोड़ी है लोगों के पास, एक ही पार्टी है उसी को वोट देना, ये कोई फेयर चॉइस थोड़ी हुई है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेज डाउन सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में स्पेसिफाइड गाइडलाइंस होती हैं, स्पेसिफाइड प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना रहता है। क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, जैसे मान लो बेसिक क्वेश्चन हैं, जैसे मान लो हु इज़ एलिजिबल टू वोट। जैसे इंडिया में कौन कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए, 18 साल से ऊपर अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो वोट करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आप में लिखा है ना। उसके बाद कौन कंटेस्ट कर सकता है, कौन खड़ा हो सकता है उस पोस्ट के लिए। मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी को खड़ा होना है इलेक्शन में, तो वो कौन खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल गाइडलाइंस नॉर्मल कंडीशंस फुलफिल करते हो, जैसे लोकसभा में क्या है कि आप 25 साल के होने चाहिए नॉर्मली, है ना, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशंस अगर आप फॉलो करते हो तो आप खड़े हो सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल ही खड़ी हो सकती है ना, ओपन है, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है ना। तो इसी को बोलते हैं फ्री एंड फेयर, समझ में आ रहा है ना। ये एलिजिबल टू वोट फ्रेंचाइजी सबके पास, सॉरी जो एडल्ट सफरेज है वो सबके पास है ना। और हर कोई कंटेस्ट कर सकता है। सुपरवाइज हु इज़ टू सुपरवाइज इलेक्शन, कौन इस इलेक्शंस को सुपरवाइज करेगा। जैसे इंडिया में कौन करता है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुपरवाइज करती है ना। तो कोई एक बॉडी होनी चाहिए जो इन इलेक्शंस को सुपरवाइज करेगी, ठीक है। तो ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो इलेक्शन है हमारे वो फ्री एंड फेयर हो, समझ में आ रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करता है, तभी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं तो इट इज़ नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आया। अब और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। हाउ डू द वोटर्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कैसे चूज करते हैं, इलेक्शन कैसे होता है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना। तो इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में क्या नहीं चलता है, तो ये सब एक पर्टिकुलर मेथड डिसाइड होता है कि कैसे लोग उनको इलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, कैसे वोट्स की काउंटिंग होगी, है ना। जैसे इंडिया में बैलेट सिस्टम चलता है ना, बैलेट काउंटिंग होती है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्री के जो रूल्स, बेसिक रूल्स हैं इलेक्शन के, उनमें लिखा रहता है। जैसे इंडिया में क्या क्या है, इंडिया में आरपीए एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसमें भी कुछ प्रोविजंस हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रोविजंस हैं अपने, ठीक है। तो ये सारे लिस्टेड डाउन प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, कि ये है प्रोविजन हमारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्शन सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक चीज़ बहुत अच्छे से दी हुई है, वो है ये इलेक्शन सिस्टम, कि इलेक्शन एक्चुअली में होता कैसे है, ठीक है। तो पहले हम लोकसभा की बात करते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस पोस्ट के जो पहले पार चला गया वो हो गया इलेक्ट, समझ में आ गया। इस पोस्ट के जो पहले आ गया वो हो गया इलेक्ट। इस पूरी रेस में जितने लोग खड़े हुए हैं उसमें जो सबसे पहले आ गया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्टेड, समझ में आ रहा है, इलेक्टेड हो गया वो। तो कुल मिला के क्या होता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, पूरी कंट्री को हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में, 543 अभी एट प्रेजेंट। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जैसे मान लो पूरा इंडिया है तो पूरे इंडिया में एरियाज डिवाइड कर दिए हैं। ये एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एरिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ऐसे कर करके 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और लोकसभा में अभी सीट कितनी है एट प्रेजेंट, 545, अभी 545 मेंबर्स हैं, क्योंकि ये 543 तो इलेक्ट होके आएंगे, प्लस इसमें से तो 2 लोग हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, है ना, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है लोकसभा में, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब टोटल मैक्स, एक ये भी चीज़ बता देता हूँ कि टोटल मैक्सिमम जो कैपेसिटी है लोकसभा की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 552, ठीक है। 552 टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस के हैं और बाकी 550 में से 530 शायद इलेक्टेड होते हैं नॉर्मल स्टेट्स के और 20 यूटीज़ के होते हैं, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना, मोटा मोटा आपको ये बताने का सेंस था इसमें कि 552 टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। एट प्रेजेंट कितनी है, एट प्रेजेंट 545 मेंबर्स की है। 545 मेंबर्स की क्यों है, क्योंकि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया गया इंडिया में, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट आती है, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा इलेक्ट होकर आता है, ठीक है। और प्लस दो लोग नॉमिनेटेड होते हैं, किसके, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, समझ में आ गया। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए, टोटल हो गए 545 मेंबर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 रिप्रेजेंटेटिव, बताई दिया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 543 है उससे एक बंदा इलेक्ट होकर आता है, ठीक है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जिसको मैक्सिमम वोट मिल गए, जिसको मैक्सिमम वोट मिल गया वो जीत जाता है, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है 50% वोट मिले, जिसको मैक्सिमम मिल गए वो जीत गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1984 में कांग्रेस ने 415 सीट जीती थी आउट ऑफ 543, तो 415 सीट जीती थी कांग्रेस की थी 543 में से, ठीक है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो ये लगभग लगभग 80% से भी ऊपर सीट्स कांग्रेस के पास गई, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 80% इंडिया के लोगों ने कांग्रेस को वोट किया? नहीं, ये मतलब नहीं है इसका, ठीक है। दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट 4 आउट ऑफ 5 इंडियंस वोटेड फॉर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ 48% वोट ही मिले थे। समझ में आ रहा है? टोटल वोट्स में से कांग्रेस को सिर्फ 48% ही वोट मिले थे, बट उनकी सीट्स कितनी थी? मोर देन 80%। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल से ये कैसे पॉसिबल हो गया, ठीक है। क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लो बंदे खड़े हैं, ठीक है, 4-5 बंदे खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो जिसको भी मेजॉरिटी मिल गई, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको 70% वोट मिले तभी जीतेगा या 80% वोट मिले तभी जीतेगा। मान लो 25% वोट मिल रहे हैं, बट 25% ही सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा इसके 25% ही है, तो वो जीत जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कांग्रेस को ऑल्दो 80% सीट्स मिली थी, बट वोट से उसको 48% ही मिले थे, ठीक है। ये गैप इसलिए आया। अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे इसको। तो whomsoever has more votes than all other candidates is declared elected, जिसके पास भी सबसे ज़्यादा वोट आ गए वो इलेक्ट हो गए, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, तो मेजॉरिटी नहीं चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? जिसको सबसे ज़्यादा मिल गए बस वही जीतेगा। मेजॉरिटी क्या होता है कि अगर आपको जितने वोट पड़ रहे हैं उसमें से 50% आपको मिले, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटी। बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होता है कि आपको अगर सबसे ज़्यादा बाकी कैंडिडेट से कंपैरिजन में आपको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं तो आप जीत जाओगे, ठीक है। Now suppose a party gets only 25% votes in every constituency, but everyone else gets even less vote. In that, the party will win all the seats with only 25% of the votes. क्या मतलब है इसका? चलो आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लो एक हाइपोथेटिकल कंट्री में बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें 200 वोटर हैं, ठीक है। टोटल मिला के सिर्फ 200 ही वोटर हैं और 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। समझ में आ गया? 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी 1 और कॉन्स्टिट्यूंसी 2। दो पार्टीज़ हैं टोटल, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, और 2 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? अभी इसमें कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हम मान लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन मानने के लिए, कि एक में 100 वोटर्स हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 100 वोटर्स हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में 2 सीट्स हैं। पहली बात समझ में आ गया? पार्लियामेंट में मतलब लोकसभा में 2 सीट हैं, 2 सीट के लिए फाइट हो रहा है, ठीक है। और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, टोटल 200 वोटर हैं, 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में और 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 में, ठीक है। समझ में आया? 2 सीट के लिए लड़ाई हो रही है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी और 2 पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना कैंडिडेट खड़ा किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में एक बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ और एक कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ। सिंपल है, अभी तक सब सिंपल है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में देखो, मैं आपको बता देता हूँ, 2 सीट हैं, 2 सीट के लिए लड़ाई हो रहा है लोकसभा में, ठीक है। एक सीट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 की, और एक सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 की है, ठीक है। 2 सीटें हैं, टोटल 200 वोटर हैं, ठीक है। टोटल 200 वोटर हैं, 100 इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और 100 इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। और टोटल 2 पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है। तो दोनों पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी इसमें, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 में भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, ठीक है। समझ में आ गया? अभी इतना समझ में आ गया? तो मान लो कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को 30 वोट मिले, मतलब 100 में से 30 लोगों ने बीजेपी को वोट किया, ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया, ठीक है। और 25 ने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट किया। समझ में आया? इसी 100 में से 25 ने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट किया। कितने हो गए टोटल? 55 हो गए, टोटल 55 वोट्स हो गए, है ना। अब बाकी जितने बचे ना, बाकी कितने बचे? 45 वोट्स बचे, 45 लोग बचे ना, और 100 वोटर्स थे तो 45 बचे। तो मान लो इन 45 लोगों ने वोट ही नहीं किया, ये लोग बोले हम वोट नहीं करेंगे, ठीक है, इन्होंने वोट ही नहीं किया। तो इन 45 लोगों ने तो वोट ही नहीं किया, बाकी जो 55 थे उसमें से 30 जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को मिल गए और 25 जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट को मिल गए। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूँ कि बीजेपी को कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिला, बीजेपी के कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 में कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिला, तो आप क्या बोलोगे? 30% वोट मिले इसको, है ना। और कांग्रेस को कितने मिले? 25% वोट मिले। समझ में आ गया? सिंपल है, 100 में से 25 वोट ही मिले तो 25% हुए, बीजेपी को 30 में से सिर्फ मतलब 100 में से सिर्फ 30 मिले तो 30% वोट मिले, ठीक है। अब सेम सिनेरियो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 में कंसिडर करते हैं। तो मान लो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 में भी सेम रिजल्ट था कि बीजेपी को 30 वोट मिले, 25 वोट कैंडिडेट 2 को कांग्रेस के मिले, मतलब जो कांग्रेस है उसके कैंडिडेट को मिले, और 45 लोगों ने वोट ही नहीं किया,
ठीक है। अभी इसमें भी सेम सिनेरियो है, 30% इसको वोट मिले, 25% इसको वोट मिले। अब हमने क्या बोला था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। अब देखो, इसको 30 वोट मिल गए इस कैंडिडेट को, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इलेक्ट हो गया, ये जीत गया, समझ में आ रहा है। और कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 से कौन इलेक्ट हुआ, ये इलेक्ट हो गया, बीजेपी का कैंडिडेट, समझ में आ रहा है। तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जो 30 वोट मिल गए, वो जीत गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या मेरा बोलने का मतलब क्या था उस टाइम, ये कैंडिडेट यहाँ से जीता, ये कैंडिडेट यहाँ से जीता, समझ में आ गया। दो सीट थी लोकसभा में, ठीक है। दोनों सीट में कौन आ गई, बीजेपी आ गई ना दोनों सीट में, क्योंकि ये भी कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट है, ये भी बीजेपी का कैंडिडेट है, समझ में आया। तो दोनों सीटें किसको मिल गई, बीजेपी को मिल गई। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ आपसे कि 100% ऑफ द सीट्स जो हैं इसमें, 2 ही सीट के लिए फाइट हो रहा था, तो सारी की सारी सीट्स तो बीजेपी को मिल गई ना, 100% ऑफ द सीट्स वेंट टू बीजेपी। बट क्या 100% ऑफ द वोट्स बीजेपी को मिले, यहाँ पे क्या 100% ऑफ द वोट्स बीजेपी को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना बीजेपी को 100% वोट। बीजेपी को कितने वोट्स मिल रहे हैं, 30% वोट ही मिले। तो इसने 30% वोट लेके ही 100% सीट पे ऑक्यूपाई कर लिया, समझ में आया। तो इसीलिए जो पीछे हमने बताया था ना कि ये कैसे कांग्रेस जो है वो 414 सीट जीत गई थी 543 में से, डिस्पाइट ऑफ गेटिंग ओनली 48% वोट्स। तो ऐसे हुआ था वो। कंसेप्ट क्लैरिटी रखो इस चीज़ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। कि यहाँ पे दोनों सीट्स बीजेपी के पास चली गई, बट वोट कितने मिले, वोट सिर्फ 30% ही मिले, है ना, समझ में आ गया। तो ये ऐसे होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो राज्यसभा में होता है, ठीक है। राज्यसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो राज्यसभा में इलेक्शन अभी हम आगे देखेंगे, बट बेसिक पढ़ लेते हैं पहले कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टी, इट इज़ अ सिस्टम इन विच अ पार्टी गेट्स द सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट्स एज द प्रपोर्शन ऑफ वोट्स, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा है। यहाँ पे जैसे क्या था, यहाँ पे 30% इसको बीजेपी को वोट मिले थे, तो यहाँ पे इसको सीट 100% मिल गई, है ना, दोनों की दोनों सीट्स इसको मिल गई थी। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर इसको 30% वोट मिल रहे हैं तो इसको 30% सीट ही मिलेंगी, समझ में आ गया, इसको 30% सीट ही मिलेंगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट पास द पोस्ट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यही डिफरेंस है कि इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट में ये जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो डिटरमाइन नहीं करता कि आपका सीट का परसेंटेज कितना है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यही होता है, नाम से ही आ रहा है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको प्रपोर्शन में सीट मिलेंगी, जितने प्रपोर्शन ऑफ वोट्स आपको मिले हैं उतने ही प्रपोर्शन ऑफ सीट्स आपको मिलेंगी, समझ में आ गया, क्लियर है। When the entire country is treated as one constituency and seats are allocated to each party according to its share of votes in the national election, ठीक है। जितना उसको परसेंटेज ऑफ वोट्स मिला है नेशनल इलेक्शन में, उसके हिसाब से उसको सीट मिलता है, ठीक है। और पूरे इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, मान लो ऐसा हो कि अगर पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दें, जैसे लोकसभा में तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी ना, मान लो पूरे इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम कर दें और हम देखें कि टोटल वोट्स कितने पड़े, मान लो ऐसे कुछ 2000 वोट्स पड़े पूरे इंडिया में, ठीक है। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे कि इसमें से बीजेपी को कितने वोट्स पड़े, मान लो लेट से इसमें से बीजेपी को 500 वोट्स पड़े, लेट से फॉर एग्जांपल। तो हम इसका जो प्रपोर्शन है ना, 500 बाई 2000 इंटू 100, समझ में आ रहा है, इंटू 100 कितना हो गया, ये हो गया आपका 25% वोट, है ना। तो 25% वोट्स जो है हम सिर्फ लोकसभा में, मतलब जो भी जहाँ भी हम इलेक्शन ले रहे हैं उसमें सिर्फ 25% सीट्स ही हम बीजेपी को देंगे, समझ में आया। ऐसे होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हम वोट्स निकाल लेते हैं, फिर हम उसमें से ये निकालते हैं कि इस पार्टी को कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले, उसी परसेंटेज पे हम उसकी सीट्स का एलोकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इजराइल और नीदरलैंड्स में होता है, वहाँ पे इलेक्शन ऐसे ही होते हैं, वहाँ पे लोकसभा टाइप इलेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होता है, ठीक है। कंट्रीज डिवाइडेड इनटू सेवरल, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी लेके आप ट्रीट करो, जैसे इजराइल और नीदरलैंड्स में होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप सेवरल मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाओ, जैसे अर्जेंटीना और पोर्टुगल में होता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या होता है ना, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत क्या होता है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जो आवाज़ होता है वो दब जाता है। सॉरी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि माइनॉरिटीज़ का वॉइस जो होता है इट इज़ टेकन इनटू अकाउंट, मतलब माइनॉरिटीज़ की जो से है वो बढ़ती है। इसमें कैसे बढ़ती है, ठीक है, कैसे बढ़ती है मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था, इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था ना कि बीजेपी को मिले सिर्फ 30 वोट थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 70 लोग जो हैं, जो 70 लोग 100 में से जो 70 लोग हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है। बीजेपी को मिले 30 ही वोट थे, 30 वोट हैं, मतलब 70 लोग जो मेजॉरिटी है ना, वो उसको पसंद नहीं कर रही थी। इसमें ये जो 70 लोग हैं इसमें माइनॉरिटीज़ भी होंगी कुछ, है ना, माइनॉरिटीज़ होंगी।
जो जिनका आवाज़ दबा रहता है, जो माइनॉरिटीज़ नहीं चाहती कि उनके ऊपर गवर्नमेंट का अत्याचार हो, ठीक है। तो ऐसे माइनॉरिटीज़ की वॉइस क्या हो गई, माइनॉरिटीज़ की वॉइस इसमें सप्रेस हो गई, क्योंकि अब ऑल्दो बीजेपी को 70 कैंडिडेट्स नहीं चाहते थे गवर्नमेंट में लाना, बट उसको सीट मिल गई। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी को ही मिली। समझ में आ रहा है? तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें माइनॉरिटी का वॉइस सप्रेस हो जाता है। समझ में आ रहा है? माइनॉरिटीज़ वॉइस आर सप्रेस्ड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये इसका ड्रॉबैक है। जबकि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें माइनॉरिटीज़ का वॉइस क्या होता है, माइनॉरिटीज़ का वॉइस टेकन इनटू अकाउंट होता है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर 30% इसको वोट मिले, ठीक है, अगर 100 सीटें हैं, मान लो 100 सीटें हैं और इसको 30% वोट मिले, ठीक है, तो इसको सिर्फ यहाँ पे 30 सीटें ही मिलेंगी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि इसको 30% वोट मिले तो इसको 100 सीटें मिल रही हैं। जनरली क्या होता है लोकसभा के इलेक्शन में, क्या होता है कि इसको सबसे ज़्यादा मिल जाए तो ये सारी सीट्स इसको मिल गई। समझ में आ रहा है? बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि इसको 30% वोट मिले तो इसको 30% सीट ही मिलेंगी, इसको 30 सीट ही मिलेंगी। तो बाकी जो सीट बची 70, वो किसकी आवाज़ हो गई? वो माइनॉरिटी की आवाज़ हो गई ना। माइनॉरिटीज़ इलेक्ट करके लाएंगे, या मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, कि सबका से आता है इसमें, है ना। कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल का से नहीं होता है, सबका से होता है, माइनॉरिटीज़ का भी से होता है इसमें, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसमें माइनॉरिटीज़ वॉइसेस टेकन इनटू अकाउंट एंड द वोट्स डोंट गेट वेस्टेड बिकॉज रिप्रेजेंटेशन इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स पोल्ड। तो जितने प्रोपोर्शन में आपको वोट मिले हैं उसी प्रोपोर्शन में आपको सीट मिलती है। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो, इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किसके किसके इलेक्शन में फॉलो होता है? प्रेसिडेंट के में फॉलो होता है, वाइस प्रेसिडेंट के में फॉलो होता है, और जो राज्यसभा के जब मेंबर हम इलेक्ट करते हैं, और विधान परिषद जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, ठीक है, इनके जब हम मेंबर सेलेक्ट करते हैं, इनके जब हम मेंबर इलेक्ट करते हैं तो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला फॉलो करते हैं रूल, ठीक है। और जो यहाँ इंडिया में जो फॉलो होता है, इंडिया में कैसे फॉलो होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अभी हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। तो अभी के लिए समझ लो क्या होता है ये। इंडिया में क्या फॉलो होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।